ध्यान से देखेंगे। कक्षा 9 में आज हम लोग जो है न्यूटन की गति के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जो है ये गैलीलियो का जड़त्व का नियम, बल और बल के प्रभाव और बलों के प्रकार के बारे में भी पढ़ चुके हैं। दैनिक जीवन में जड़त्व का क्या महत्व है उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। अब हमें पढ़ना है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। जो प्रथम नियम है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, उसको हम गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये नियम यह है कि यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति से की गति की अवस्था में हो तो वह उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। कह रहा है कि कोई यदि वस्तु जो है यदि गति कर रही है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित करें, तब तक वह अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं होने देती। इसी को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का प्रथम नियम, गैलीलियो का नियम कहते हैं या न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम कह देते हैं। थोड़ा सा यदि हम एक उदाहरण के तौर पर अपने दैनिक जीवन की बातों को देखें, जैसे आप कमरे में पढ़ते हैं, जिस कमरे में आप पढ़ते हैं उसी कमरे में जो मेज है, मेज के ऊपर यदि कोई वस्तु रख दें, कोई वस्तु यदि रख देते हैं तो उस वस्तु की जो अवस्था है 4 दिन के बाद आप देखेंगे तो वही अवस्था है। यानी जिस अवस्था में आप रख करके जाएंगे, जब तक उसको कोई टच न करे तब तक उसकी अवस्थाएं चेंज नहीं हो सकती हैं। तो उसको हम जड़त्व यानी विराम का जड़त्व कह सकते हैं। और यदि हम कोई वस्तु गतिशील है तो आप देखेंगे कि वह गति की अवस्था में ही रहेगी, क्योंकि गति की अवस्था में इसलिए नहीं रहती, आप कहेंगे कि गति की अवस्था में नहीं रह सकती है। तो इसका कारण है क्योंकि जब कोई वस्तु किसी सतह पर जब चलती है या गति करती है तो उन दोनों यानी कि जो आपकी फर्श है और उस वस्तु की जो सतह है उन दोनों के बीच एक घर्षण बल कार्य करता है। एक बल कार्य करता है जिसको हम घर्षण बल कहते हैं। अगर वह घर्षण बल नगण्य कर दिया जाए यानी शून्य कर दिया जाए तो वस्तु आपकी जो है गतिशील अगर है तो निरंतर गति करती रहेगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी है कि अगर घर्षण बल नहीं लगेगा तो वस्तु गति भी नहीं कर सकती। जैसे हम गति करते हैं, चलते हैं या दौड़ते हैं तो उसमें हमारे पैर और भूमि की सतह के बीच एक बल कार्य करता है। अगर वह बल न कार्य करे तो हम फिसल कर गिर जाएंगे, तो वह जो बल है वह घर्षण बल कहलाता है। अब थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं रेखीय संवेग की। रेखीय संवेग को जो है ये तो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम था। थोड़ा सा एक बार और देखें, यदि कोई पिंड जो है अगर गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगा, यदि वह विराम की अवस्था में है तो विराम की ही अवस्था में रहेगा, यदि जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। यदि हम बाह्य बल आरोपित कर देते हैं तो अपनी अवस्था को चेंज करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कह सकते हैं। आगे देखेंगे रेखीय संवेग की बात करते हैं। रेखीय संवेग है, रेखीय संवेग है रेखीय संवेग क्या होता है? जैसे ये कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है? m है, और ये जो है आपका v वेग से क्या है? गतिमान है। ठीक, v वेग से क्या है? गतिमान है। तो ध्यान से देखेंगे वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वह रेखीय संवेग कहलाता है। अर्थात p बराबर हम लिख सकते हैं m गुणे क्या v, या p बराबर m भी लिख देते हैं। इसको हम रेखीय संवेग कह सकते हैं। यानी किसी पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग का जो गुणनफल होता है वह रेखीय संवेग कहलाता है। और ऐसी रेखीय संवेग को हम p से प्रदर्शित करते हैं।
तो P इक्वल टू हम लिख सकते क्या है, mv। ठीक, इसका अगर मात्रक हम देखें तो इसका मात्रक किलोग्राम है और इसका मात्रक मीटर प्रति क्या है, सेकेंड है। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसका क्या हो सकता है, मात्रक हो सकता है। अब थोड़ा सा देखेंगे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या है। न्यूटन का गति विषयक ये प्रथम नियम था, अब इसी में देखेंगे ये द्वितीय नियम क्या है। तो द्वितीय नियम के बारे में आप ध्यान से देखेंगे, द्वितीय नियम क्या है। अब यहां पर द्वितीय नियम के बारे में यदि हम बात करें तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर होती है उस पिंड पर लगे हुए बल की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन अर्थात डेल्टा पी बटे क्या, डेल्टा टी, ये संवेग परिवर्तन है और उस पिंड पर लगा हुआ बल क्या है, एफ है। तो यह इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। या आप ये कहें कि कोई पिंड है जिसका रेखीय संवेग यानी जिसके रेखीय संवेग परिवर्तन की जो दर होती है उस पिंड पर लगाए गए असंतुलित बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात यह प्रोपोर्शनल डेल्टा पी बटे डेल्टा क्या टी, या इसके बराबर भी हो सकती है। अब अगर इसके हम बात करें द्वितीय नियम की गणितीय रूप की गणना करें तो ये कैसे आता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। अब माना एक पिंड जिसका द्रव्यमान यम है, ठीक, तथा प्रारंभिक वेग u और t समय t सेकेंड में, या डेल्टा टी आप लिख लें, डेल्टा टी सेकेंड में भी हो जाता है तो प्रारंभिक संवेग P1 बराबर mu और अंतिम संवेग P2 बराबर mv। संवेग परिवर्तन क्या होगा, संवेग परिवर्तन डेल्टा P बराबर P2 माइनस का P1। तो डेल्टा P इक्वल टू mv माइनस mu। तो डेल्टा P बराबर v से हम भाग दे, यम कॉमन ले लें तो ये v माइनस का जाएगा, v हो जाएगा। तो ध्यान से देखें ये समीकरण आपका एक है, लिखेंगे समीकरण में डेल्टा टी से भाग देने पर तो ये आपका डेल्टा पी, ये आ जाएगा आपका डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर हो जाएगा क्या, यम v माइनस यू बटे डेल्टा क्या हो गया टी। अब ध्यान से देखेंगे डेल्टा पी बटे डेल्टा टी बराबर हो जाएगा यम, और इसका मतलब होता है ए यानी त्वरण। तो डेल्टा पी बटे डेल्टा टी ये हो गया आपका, और यम ए बराबर क्या होता है एफ के। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी पिंड का जो रेखीय संवेग परिवर्तन की दर है उस पिंड पर लगाए गए असंतुलित बल के क्या होती है, बराबर होती है। ये क्या है, ये जो आपका न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। अगर हम आगे बात करते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम के निष्कर्ष क्या निकलते हैं, तो द्वितीय नियम के निष्कर्ष में आप देखेंगे किसी नियत द्रव्यमान की वस्तु में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है।
अर्थात यदि हम इस पिंड के ऊपर एक बल लगाते हैं, देख रहे हैं ना, ये F बल लगाते हैं और इसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है A होता है, तो जितना बल अधिक होगा त्वरण उतना ही अधिक होगा। यानी F प्रोपोर्शनल A या A प्रोपोर्शनल क्या लगाएंगे F, यानी कि जो बल है वह जो है त्वरण के क्या होगा अनुप्रमाणुपाती होता है। दूसरा है, अब थोड़ा सा देखेंगे, अगर बल और त्वरण के बीच यदि हम ग्राफ खींचे, ये आपका त्वरण है और ये क्या है बल। अगर A और F के बीच यदि ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये अनुप्रमाणुपाती है तो सीधी रेखा प्राप्त होगी। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, यदि पिंड का द्रव्यमान जो है अधिक होगा, पिंड का द्रव्यमान क्या होगा अधिक होगा, त्वरण कम उत्पन्न होगा। यदि हम जो है ये देखें तो ये त्वरण है, ये जो है द्रव्यमान के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जो न्यूटन का गतिविषय द्वितीय नियम है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बल अधिक लगाएंगे तो त्वरण अधिक होगा, और यदि द्रव्यमान अधिक है तो त्वरण कम होगा, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है त्वरण के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे अगर हम बात करें ग्राफ की, तो द्रव्यमान और त्वरण के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है ये आपका द्रव्यमान है और ये क्या है त्वरण है। तो इसमें इस तरह से जो कर्व है आपका एक ग्राफ प्राप्त होता है। यानी इस ग्राफ को देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें जो है त्वरण और द्रव्यमान एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के कुछ व्यवहारिक उदाहरण हैं, हमारे दैनिक जीवन में आ भी सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, क्रिकेट में गेंद को कैच लेते समय खिलाड़ी का अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेना, यह भी जो है रेखीय संवेग से संबंधित है। यानी संवेग परिवर्तन जितना अधिक होगा, संवेग परिवर्तन जितना क्या होगा अधिक होगा, उतना ही आपको जो है गेंद से जो है चोट कम पहुंचती है। लिखा है जब क्रिकेट मैदान में जो है खिलाड़ी कैच लेता है तो गेंद द्वारा जो है हाथों पर धक्का या बल लगता है और उसका जो संवेग है शून्य हो जाता है। अंगुलियों के मध्य गेंद आते ही वह हाथों को पीछे हटाता है तो संवेग परिवर्तन का समय अंतराल बढ़ जाता है। जब समय अंतराल बढ़ेगा तो आपको चोट कम लगेगी, समय अंतराल कम होगा तो चोट आपको ज्यादा लगेगी। इस तरह से कई उदाहरण हैं, इन उदाहरणों को आप ध्यान से एक बार देख लेंगे। अब देखेंगे न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम क्या है, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जब किसी वस्तु या पिंड पर हम जितना बल आरोपित करते हैं वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल आरोपित करती है। न्यूटन का जो गतिविषयक तृतीय नियम है थोड़ा सा उसको देखेंगे। न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम क्या है और उसके बारे में आप जाने तो उसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जितनी आप क्रिया करेंगे, क्रिया का मतलब होता है जितना बल लगाएंगे उतना ही बल जो है वह विपरीत दिशा में लगा देती है। जैसे ये माने कि आपका एक पिंड है, माना ए और बी दो पिंड एक दूसरे पर जो है बल आरोपित करते हैं। ये पिंड आपका ए है और एक पिंड ये क्या है बी है, तो ये जो है इसके ऊपर बल आरोपित करता है तो ए से बी की ओर ए बी आपका बल होगा। ठीक, तो ये जो जितना बल आरोपित करता है उतना ही बल ये भी इसके ऊपर आरोपित करता है। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा एफ और बी ए, यानी बी से ए की ओर लग गया तो इसकी दिशा क्या है एक दूसरे के विपरीत है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितना बल लगा करके हम किसी वस्तु की अवस्था आकृति को परिवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं उतना ही बल वह हमारे ऊपर भी आरोपित करती है। और यदि हमारा बल उस वस्तु के द्वारा लगाए गए बल से अधिक हो गया तो वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है या उसकी आकृति आकार क्या होता है परिवर्तित हो जाता है, अन्यथा वह अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करेगी। जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक दीवार पर आप बल लगाइए तो आपके द्वारा जो लगाया गया बल जो है दीवार से अगर अधिक हो जाएगा तो दीवार गिरेगी। दीवार पर आप बल लगा रहे हैं तो आपका बल और दीवार के बल अगर आपस में बराबर हैं या आपका बल कम है तब भी
वह दीवार गिरेगी नहीं। यदि आपका बल अधिक हो गया और दीवार के द्वारा लगाया गया जो विपरीत बल है अगर वह कम है तो दीवार निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, अर्थात तो अपने स्थान से विस्थापित हो जाएगी। तो इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे कोई बंदूक है, बंदूक से आप गोली छोड़ते हैं तो जितनी रफ्तार से बंदूक से गोली आगे की ओर जाती है उतने ही वेग से बंदूक पीछे की ओर विस्थापित हो जाती है। भूमि पर चलते समय पैरों को पीछे की ओर धकेलना, जैसे हम क्या करते हैं कि जब चलते हैं भूमि पर, जब हम चलते हैं तो करते क्या है, भूमि को हम पीछे की ओर धकेलते हैं तभी हम आगे, यानी जितना बल लगा करके आप भूमि को पीछे की ओर धकेलेंगे उतनी तेजी से आप जो है क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे जो है ऐसे प्रश्न दैनिक जीवन में उदाहरण हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। अब थोड़ा सा रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। यदि वस्तु के निकाय पर बाह्य बल आरोपित न हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग जो है संरक्षित रहता है, अर्थात परिवर्तित नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि पिंड में जो है जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरे पिंड में भी उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में हो जाता है। अर्थात ध्यान से देखेंगे, यदि हम ये दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान जो है इनका भी द्रव्यमान आपका मान लेते हैं m1 है और इनके द्रव्यमान क्या है, m2 है। ये m1 है और ये क्या है, m2 है। इनका जो वेग है u1 है और इनका वेग क्या है, u2 है। तो इनका संवेग p1 बराबर लिखेंगे m1 u1 और इनका संवेग p2 बराबर क्या लिखेंगे, m2 u2। तो संवेग संरक्षण में बताया गया है कि जितना संवेग इसका होगा उतना ही संवेग इसका होगा, अर्थात m1 u1 बराबर क्या लिख सकते हैं, m2 u2। यानी संवेग संरक्षण के अनुसार हम कह सकते हैं कि यदि वस्तु के निकाय का पर जो बाह्य बल आरोपित न हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग परिवर्तन क्या रहता है, संरक्षित रहता है, अर्थात संवेग परिवर्तन नहीं होता, यानी संवेग उतना ही रहता है जितना उस वस्तु का था। अब देखेंगे अगर ये जो वस्तु आपकी है जिसका द्रव्यमान क्या है, m1 है, यदि m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं और उनका वेग u1 और u2 है तो संवेग क्या होंगे। और यदि हम संवेग परिवर्तन के बारे में अगर आपस में टकराने के बाद जो है या आपस में जब टकराते हैं तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो जब टकराएंगे तो इनका जो वेग होगा, ये जो a1 है a है और ये क्या हो गया b है, तो इसका द्रव्यमान तो पद बदलता नहीं और इनका जो वेग v1 और इनका वेग क्या हो जाएगा, v2। तो इसके लिए हम p1 बराबर क्या लिखेंगे, ये आपका m1 v1 और ये p2 बराबर क्या लिखेंगे, m2 v2 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो p1 बराबर क्या होगा, p1 बराबर आपका हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा। और p2 बराबर अगर हम लिखें तो m2 u2 m2 u2 और प्लस m2 और क्या हो जाएगा, v2। तो इसको हम लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 और प्लस डॉट डॉट लिख सकते हैं, बराबर ये लिखेंगे m2 u2 और m2 v2, सॉरी m1 u1 m2 u2 हो गया और आपका m1 v1 होगा, ये m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये आपका m1 और ये v1 और ये m2 और क्या हो गया, v2। अगर और भी पिंड है तो इस तरह से m2 v2 m3 v3 इस तरह से आगे आप बढ़ा सकते हैं। अब देखेंगे संवेग संरक्षण पर आधारित कुछ व्यवहारिक उदाहरण हैं। नाव से जब हम उतरते हैं, जैसे नदी में हम इस पार से उस पार नाव के द्वारा हो रहे हैं और उस समय हम क्या करते हैं कि जब नदी से उतरते, नदी में जब नाव होती है और नाव से हम किनारे पर जब उतरते हैं तो हम नाव को क्या करते हैं, पीछे ढकेलते हैं और जब पीछे ढकेलते हैं तो वह हमारे ऊपर प्रतिक्रिया दे देती है,
यानी प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में बल लगा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप आसानी से हम किनारे की ओर निकल जाते हैं या किनारे पर आ जाते हैं। दूसरी बात ये भी है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम में ही कि जैसे हम नदी में तैर रहे हैं तो जितना बल लगा करके हम पानी को क्या करते हैं, पीछे की ओर विस्थापित करते हैं, तो उतने ही वेग से हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। या रॉकेट के बारे में बात करें तो रॉकेट का प्रक्षेपण भी उसी तरह से होता है। जितना ईंधन जलाएंगे, ईंधन जलता है तो वह जो भूमि के ऊपर जो है क्या करता है, दाब डालता है, यानी बल लगाता है। तो जितना बल लगा करके वह भूमि को नीचे की ओर दबाता है, उतने ही वेग से वह क्या करेगा, ऊपर की ओर यानी ऊंचाई पर चला जाता। अब बल का आवेग के बारे में अगर हम बात करें तो बल का आवेग क्या होता है। बल आवेग के बारे में यदि हम चर्चा करें कि बल आवेग क्या होता है, तो ये ध्यान से देखेंगे, बल आवेग को आई से प्रदर्शित करते हैं और किसी पिंड पर लगाए गए बल, किसी पिंड पर जो लगाया गया बल है और कितने समय तक लगाया गया है, उन समय और लगाए गए बल का जो गुणनफल होता है। जैसे मान लीजिए कि हम जब बल जो इस पर लगा रहे हैं और कितने समय तक, डेल्टा टी समय तक, तो बल का आवेग आई बराबर हो जाएगा एफ गुणे क्या, डेल्टा टी। यानी कि बल और समय का जो गुणनफल होता है वह बल आवेग कहलाता है। किसी पिंड पर लगाया गया बल और समय का जो गुणनफल होता है बल का आवेग कहलाता है। अब थोड़ा सा देखेंगे आवेग तथा संवेग में क्या संबंध है। तो हमने अभी बताया आपको कि आई बराबर एफ गुणे डेल्टा टी होता है, आई बराबर एफ गुणे डेल्टा टी, और एफ बराबर होता है डेल्टा पी बटे डेल्टा टी न्यूटन। ये तो आवेग से, ये क्या है, आवेग के अनुसार है, और ये न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से क्या है, आई बराबर एफ के स्थान पर रख दीजिए डेल्टा पी बटे डेल्टा टी और गुणे डेल्टा क्या, टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी। यानी कि आवेग जो होता है संवेग परिवर्तन को हम कहते हैं, यानी संवेग परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। अब आवेग पर आधारित कुछ व्यवहारिक उदाहरण हैं, जैसे चिकनी मिट्टी की दीवारों पर कागज या घास फूस, या आप कहें कि चिकनी मिट्टी के बर्तनों को कागज या घास फूस के टुकड़ों में पैक करके रखते हैं, क्योंकि गिरने की स्थिति में घास फूस या कागज के कारण जो आवेग है चीनी मिट्टी के बर्तनों तक पहुंचने में अधिक समय लगता है, जिसके कारण बर्तन टूटने से क्या होते हैं, बच जाते हैं। ये आपका लेसन यहीं पर जो है समाप्त होता है। ये आपका लेसन था बल तथा गति के नियम। इसमें कुछ अंकित प्रश्न भी हैं, उन अंकित प्रश्नों को आप हल करें और हमें बताएं कि कितने प्रश्नों को आपने हल किया और नहीं आते हैं, जो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।